हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास वैकल्पिक विषय यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए से संबंधित सारी की सारी कक्षाएं निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको इतिहास वैकल्पिक विषय की वीडियोस टॉपिक सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में मिलेंगी। साथ ही साथ सारे के सारे PYQs भी हमने इस चैनल पे दूसरे प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता, जो पेपर ए सेक्शन ए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसी की हमने शुरुआत की थी। तो आज उसी श्रृंखला में चैप्टर 1 सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में आज हम लेक्चर नंबर 14 या आप कह सकते हैं सब टॉपिक नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की जो क्लास है ये भी हमारे यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास वैकल्पिक विषय से, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि मैंने L13 इसके पहले की वीडियोस में भी आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता से मुख्य परीक्षा में, खासतौर से जब हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें, तो उद्भव से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक बहस है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के जो चरण हैं, जिन अवस्थाओं की मैंने आपके साथ बात की थी, और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता किन प्रजातीय समूहों से मिलकर बनी है, और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी, जितने टॉपिक मैंने बताए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जनरल टॉपिक्स आते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, मोहरे, जिसमें अगर हमारी नॉलेज GS टाइप भी है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब मुख्य परीक्षा से संबंधित विषयों में हम जब आंसर लिखते हैं तो हमारे उस आंसर में थोड़ा सा डेप्थ होना चाहिए, वो उतना जनरलाइज्ड नहीं होना चाहिए जैसा कि जनरल स्टडीज़ के पेपर पे होता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 14, या यूँ कह सकते हैं कि सब टॉपिक नंबर 14 है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको शॉर्ट में मैं IVC लिखता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति या नेचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जब भी किसी विषय के बारे में, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जब भी किसी विषय के बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं, तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए जिस टॉपिक या जिस सब टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस हैं वो सारे के सारे डायमेंशंस हमारे दिमाग में आ जाए, या फिर जिस सब टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट उस टॉपिक का कोर या एसेंस हमें पता हो। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति, इस विषय का चुनाव मैंने किया। आमतौर पे जो चैप्टर 1 है ये इसकी आखिरी वीडियो है, सिंधु घाटी सभ्यता की आखिरी वीडियो है, सब टॉपिक नंबर 14। तो सबसे अंत में इस विषय को चुनने का कारण क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति। आमतौर पे एक जनरलाइज टेंडेंसी है कि पढ़ाने के साथ ही शुरू में ही सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति बच्चों को बताई जाती है, तो वो सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो आज हमने अंत में इस टॉपिक का चुनाव इसलिए किया है कि जब मैं आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात करूंगा, तो जब मैं नेचर या प्रकृति आपको समझा रहा हूं, इस दौरान पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये एक मुख्य कारण है। अब सबसे पहले एक सवाल है, बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है, ये मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात कर रहे हैं, ऐसे आप अलग अलग चैप्टर्स में इस टॉपिक को पाएंगे कि मौर्य साम्राज्य की प्रकृति क्या थी, गुप्त साम्राज्य की प्रकृति क्या थी। तो प्रकृति का मतलब क्या है, नेचर का मतलब क्या है? कभी सोचा है आपने? जैसे आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे दोस्त का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो नेचर या प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का एक बड़ा ही सीधा और साधारण सा मतलब होता है, और वो है एसेंशियल कैरेक्टर्स, या हम कह सकते हैं कि मूल चरित्र। जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो प्रकृति का बहुत ही एक साधारण सा मतलब है, और उसको हम कहते हैं एसेंशियल कैरेक्टर या मूल चरित्र। अभी भी इस बात को नहीं समझे? ध्यान से समझिए। मैंने कहा, जैसे मुझसे किसी ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारे दोस्त का नेचर कैसा है, यानी उसका मूल प्रकृति क्या है। तो जब मैं उसकी मूल प्रकृति के बारे में बताऊंगा तो मैं उसके बारे में अगर
मुझसे कौन पूछेगा कि अपने दोस्त की प्रकृति बताओ, जो ये जानता है कि जिसके बारे में मैं जानकारी इकट्ठा करने जा रहा हूँ ये इसका करीबी दोस्त है, तो ये इसकी खूबियों को बताएगा, है ना, अगर संभव हुआ तो डिमेरिट्स को भी बताएगा, उसके एसेंशियल कैरेक्टर को बताएगा, ठीक है, कि तुम्हारा मेरा दोस्त स्मोकिंग करता है कि नहीं, मेरे दोस्त में कोई दूसरी बुराइयां हैं कि नहीं, मेरा दोस्त स्टडियस है कि नहीं, मेरा दोस्त बहुत प्रोफेशनली ऑनेस्ट है कि नहीं। जैसे शोले फिल्म का जय और वीरू का कैरेक्टर आपको याद होगा, तो मौसी ने क्या कहा था जय से कि बताओ लड़का कैसा है, तो जय ने वीरू की तारीफ कैसे की थी, वो अपने दोस्त के मूल चरित्र या एसेंशियल कैरेक्टर्स को ही बता रहा था। खैर ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता का मूल चरित्र क्या था ये हम तभी बता सकते हैं जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के सारे डायमेंशंस से फेमिलियर होंगे। मेरी बात समझ गए? जब आप इस टॉपिक की आपकी समझ टोटलिटी में हो, समग्रता या संपूर्णता में हो, तभी आप बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूल प्रकृति क्या है। अदरवाइज आपको एक 150 वर्ड्स का नोट्स लिख कर रट्टा मारना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता है कि एक वाइज डिसीजन है। तो आइए समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या है। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो लिटरेरी एविडेंसेस हैं, साहित्यिक साक्ष्य, वो क्या हैं? साइलेंट हैं, मौन हैं। तो जितने भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और जितने भी डिफरेंट हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं, जो भी इस विषय से जुड़े हुए ऐतिहासिक बहस है, ऐतिहासिक बहस इस चैप्टर में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य मौन है। उन सभी डिबेट से हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की समझ बनी है, वो किस चीज की समझ बनी है? तो पहली समझ तो ये बनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है फर्स्ट अर्बनाइजेशन का, प्रथम शहरीकरण का। सिंधु घाटी सभ्यता किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह प्रतिनिधित्व करता है प्रथम शहरीकरण का। यानी कि जो शहरीकरण है, अर्बन नेचर है, ये इसकी प्रमुख विशेषता या प्रकृति है। और ये शहरीकरण भी कैसा था? जैसे एक होता है शहरीकरण जो अर्बनाइजेशन, दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ, जो प्रक्रिया में होता है, शहर बनने की प्रक्रिया में होता है। बट सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता फुल्ली अर्बन थी, पूर्ण रूप से शहरीकृत थी। तो ये बहुत बड़ी बात है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। तो जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति के बारे में बताएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सबसे बड़ी विशेषता जो है, प्रथम शहरीकरण और शहरी संरचना या नगरीय संरचना, ये इसका एक डायमेंशन हो जाएगा। अब आप समझते चलिए कि टॉपिक्स में डायमेंशंस को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति बताने के क्रम में हमें इस बात को जरूर बताना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्बन नेचर या नगरीय प्रकृति क्या थी। इस बात पे हम डिस्कस करेंगे, अर्बन नेचर पे, नगरीय प्रकृति से स्वाभाविक सी बात है कि हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और किस बात के लिए जानी जाती है? शहरीकरण जो है, इसका जो आधार है वो अर्थव्यवस्था ही है, इकोनॉमी ही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विशिष्ट थी। इसका मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इकोनॉमी है या आर्थिक व्यवस्था है, वो भी बहुत ही उल्लेखनीय है। तो अर्बन नेचर के साथ साथ हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक व्यवस्था है या इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक व्यवस्था, इसके बारे में भी बात करना पड़ेगा, तब हम इसके प्रकृति को बताएंगे। इसके अलावा जब हमने अर्थव्यवस्था की बात कर ली, नगरीय चरित्र की बात कर ली, तो समाज के बारे में तो बात करना पड़ेगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को बताते हुए भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी। यानी तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमें सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था, सामाजिक ढांचा कैसा था, क्या समाज में कोई स्तरीकरण था कि नहीं, इस मुद्दे पे भी बात करना होगा अगर हम प्रकृति को बताना चाहते हैं। इसके बाद इतनी बड़ी नगरीय संरचना है, अर्थव्यवस्था इतनी बृहद है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ना कोई अथॉरिटी, सत्ता ऐसी जरूर रही होगी जो इतनी बृहद व्यवस्था को मेंटेन करती थी। तो अगर हम उस सत्ता की बात करेंगे तो हम
इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या राजनीतिक संगठन की भी बात करेंगे। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता को की प्रकृति को बताते हुए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक संगठन को। और भारतीय सभ्यता किस लिए जानी जाती है? हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात करें और उसमें हम रिलीजियस आइडियोलॉजी या धार्मिक विचारधारा की बात ना करें? अगर हम धार्मिक विचारधारा की बात नहीं करेंगे तो भी प्रकृति अधूरी रह जाएगी, यानी कि हमें एक और डायमेंशन एक्सप्लोर करना होगा। और वो डायमेंशन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विचारधारा कैसी थी, रिलीजियस आइडियोलॉजी कैसी थी, हमें ये भी एक्सप्लोर करना होगा। धार्मिक विचारधारा के अलावा ओवरऑल समग्र रूप से हमारी एक दृष्टि होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसको हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति के निष्कर्ष को लिखेंगे तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के बाद हमारी जो अपनी एक समग्र दृष्टि है उसकी हम बात कर सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को समझने के लिए हमें इतने सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना होगा। तो आइए इन डायमेंशंस को एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला डायमेंशन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का अर्बन स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या कहा? नगरीय संरचना। नगरीय संरचना, यही अर्बन स्ट्रक्चर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस अर्बन स्ट्रक्चर को समझना। इस अर्बन स्ट्रक्चर या नगरीय संरचना जो थी, पहली चीज, ये नगरीय संरचना किस चीज पर आधारित थी? तो एग्रीकल्चर सरप्लस पर बेस्ड थी, कृषि अधिशेष पर आधारित थी। इससे जुड़ा हुआ मेंस में प्रश्न भी पूछा गया है, जिसको मैं पीवाईक्यू डिस्कशन में इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो पीवाईक्यूज की जो दूसरी वीडियोस डलेंगी वहां पे देखना, ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था थी और इस कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था जानी जाती है अपनी नगरीय संरचना के लिए। और जब हम नगरीय संरचना की बात कर रहे हैं तो हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्बन प्लानिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व, असाधारण नगर नियोजन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अभूतपूर्व टाउन प्लानिंग, शहरी नियोजन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम अभूतपूर्व शहरी नियोजन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? इस अभूतपूर्व शहरी नियोजन के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं। जैसे ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटती हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बेस्ड रोड्स दैट कट ईच अदर एट राइट एंगल्स, है ना। ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें, रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें आयताकार, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और इस नगरीय संरचना की दूसरी खास बात क्या थी कि वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, सुविकसित नालियों की व्यवस्था या जल निकासी व्यवस्था, यानी कि जो नाले थे वो भी ढके हुए थे। तो एक हम कह सकते हैं कि सुविकसित नालियों की व्यवस्था, या इसको आप जल निकासी व्यवस्था भी लिख सकते हो। और जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी भी आपकी ठीक होनी चाहिए। मैं बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज करता हूं। कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, इंग्लिश में हम समझ सकते हैं, बट बात जहां प्रेजेंटेशन की आएगी तो सिविल सर्विस एग्जाम में लैंग्वेज गेम ये बिल्कुल मत भूलिएगा। भाषा पे अगर आपकी पकड़ है तो आप इस परीक्षा में अच्छा करेंगे। इस वैकल्पिक विषयों में अभी भी ये स्कोप है, हालांकि पहले 2012 के पहले ये स्कोप थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था,
लॉन्ग आंसर टाइप 60 मार्कर 40 मार्कर क्वेश्चन आते थे। आज चूंकि 10 मार्कर 15 मार्कर 20 मार्कर पे हम सिमट के रह गए हैं, फिर भी है ना आंसर लिखने का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बट फिर भी लैंग्वेज या कीवर्ड्स जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे हम कॉम्पैक्ट तरीके से किसी भी बात को लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में। अगर हमें भाषा पे पकड़नी है तो हो सकता है कि हम 5 वर्ड्स की जगह 10 या 12 वर्ड्स को कंज्यूम कर ले अपने आंसर में, तो इसलिए अलर्टनेस जरूरी है। और क्या है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स सिस्टम यानी मानकीकृत जो ईंट है ये मिला है। और जब हम मानकीकृत ईंट कहते हैं यानी ईंट का एक आकार है जो स्टैंडर्डाइज्ड है, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं वहां से उसी रेशियो के बने हुए ईंट मिलते हैं, तो ये एक तरह की यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है। तो स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी एक रूपता या फिर बिल्डिंग मटेरियल में यूनिफॉर्मिटी एक रूपता, ये क्या दिखलाता है, ये कहीं ना कहीं एक सभ्यता के ही लक्षण को दिखलाता है, सिविलाइजेशन के ही लक्षण को दिखलाता है। इसके बाद जो हमने नगरीय संरचना में एक और स्ट्रक्चर देखा था कि शहर जो था वो 2 भागों में विभाजित था। जैसे एक सिटिडल एरिया था जिसको हम दुर्ग क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा लोअर टाउन था, निचला नगर था। तो ये भी नगरीय संरचना को दिखलाता है। और सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार और जो गोदाम है, सार्वजनिक स्नानागार हो गया, अन्नागार हो गया, या फिर जो गोदाम है, ये भी शहरी नियोजन को दर्शाते हैं। लोथल का जो गोदीबाड़ा मिला है, डॉकयार्ड एट लोथल का गोदीबाड़ा, ये भी दिखलाता है शहरी नगरीय संरचना को। अब देखो क्या है, अब मान लो कि 150 वर्ड्स में अगर लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति, तो ये संभव नहीं है कि ये आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओ। देखो ये चूंकि मैं टॉपिक को समझा रहा हूं तो इन डिटेल्स बता रहा हूं, बट जहां पे वर्ड लिमिट हो, हालांकि ये चीजें मैं आंसर राइटिंग बताऊंगा, वहां आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप एक लाइन में लिखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति में अभूतपूर्व शहरी नियोजन, नगरीय संरचना, और आप लिख दीजिए कि यह सभ्यता एक प्रोटो अर्बन नहीं बल्कि एक फुल्ली डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। यह सभ्यता एक मतलब पूर्ण रूप से विकसित शहरी सभ्यता थी। तो आपने बता दिया, यानी कि इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला, इस डिस्कशन से ये पता चला कि जो नगरीय संरचना थी ये केवल प्रोटो अर्बन नहीं थी। ये क्या थी? प्रोटो अर्बन नहीं थी। ये क्या था? ये फुल्ली अर्बन सिविलाइजेशन थी, पूर्ण रूप से विकसित सभ्यता थी। तो यही इसकी प्रकृति है, यानी कि प्रकृति का एक लाइन, एक पॉइंट मिल गया कॉम्पैक्ट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या है। यह एक प्रोटो अर्बन संरचना न होकर एक पूर्ण रूप से शहरी या नगरीय संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। हो गया, देखो 10 to 12 वर्ड्स में। तो आपने समझ लिया कि हमें रट्टा नहीं मारना है। ये वर्ड हम प्रकृति में लिखेंगे कि यह प्रोटो अर्बन नहीं है, कैसी है? फुल्ली अर्बन है। बट ये बात हमने किस चीज के आधार पे बताई? इसका आधार इसकी नगरीय संरचना है, और नगरीय संरचना को जानने के ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो आपने एक प्रकृति के पॉइंट को बता दिया। अब देखो क्या है, अब इससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल डिबेट्स भी हैं, मैं वो भी बताऊंगा। रीजन है कि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप ये समझ पाएंगे कि मैं इन डेप्थ क्यों डिस्कस करता हूं। उसके पीछे रीजन है कि यूपीएससी के क्वेश्चन को अगर आप बेस बना के क्लास पढ़ा रहे हैं तो आपके लेक्चर्स में ग्रेविटी रहेगी, गहराई रहेगी। लेकिन अगर हमने बीपीएससी या यूपी पीसीएस में पहले पूछे गए क्वेश्चंस को बेस बनाकर पढ़ाना शुरू कर दिया तो लेक्चर्स में वो ग्रेविटी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ सामने जो ऑडियंस बैठी है 70 to 80% उसको क्लास में मजा आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारी क्लासेस पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डेंस में, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। तो समझना है, देखो क्या समझना है। अब जैसे ये नगरीय संरचना की हमने बात की, तो इतनी व्यापक जो नगरीय संरचना थी इससे रिलेटेड कई तरह के विचार हैं। जैसे एक विचार है, इरफान हबीब एक हिस्टोरियन है, वो क्या कहते हैं कि ये जो नगरीय संरचना दिख रही है, जो इतनी व्यापक नगरीय संरचना है, तो इस नगरीय संरचना को मेंटेन करने के लिए, अब ये आपको प्रकृति में नहीं लिखना है, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बताऊंगा 150 वर्ड्स में कैसे लिखना है, बट थोड़ा इन डिटेल्स जाके समझो, टॉपिक आपको याद होगा।
मतलब लेक्चर से याद होगा, आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो इरफान हबीब कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये जो नगरीय संरचना देखी, इस नगरीय संरचना को देख के ये कहा जा सकता है कि नगरीय संरचना में यूनिफॉर्मिटी है। कई शहर हैं, उनका प्लानिंग का स्ट्रक्चर एक जैसा है, मकान बनने के तरीके एक जैसे हैं, ईंटें स्टैंडर्डाइज है, बाट माप की प्रणाली स्टैंडर्डाइज है, तो जरूर कोई ना कोई केंद्रीकृत सत्ता रही होगी। बिना किसी केंद्रीकृत सत्ता के इस लेवल की यूनिफॉर्मिटी पॉसिबल नहीं है, इस लेवल की एकरूपता संभव नहीं है। और ये जो केंद्रीय सत्ता या सेंट्रल अथॉरिटी रही है ना, ये शायद कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी, नियामकीय सत्ता रही होगी जो इन सारी की सारी चीजों को मॉनिटर करती होगी। ये उनका अपना एक स्टडी है हिस्टोरियन इरफान हबीब का। यानी कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए हिस्टोरियन इरफान हबीब ने यह कहा कि शायद कोई सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी। तो एक बात तो ये कही, इस स्ट्रक्चर को बेस बनाते हुए हिस्टोरियन इरफान हबीब ने क्या कहा कि इस स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत पॉलिटिकल अथॉरिटी या राजनीतिक सत्ता, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं कि कोई ना कोई केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जरूर रही होगी। और ये सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नियामकीय सत्ता के रूप में रही होगी, रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में रही होगी, और यही रेगुलेटरी अथॉरिटी इन सारी चीजों को मेंटेन करती है। वही एक दूसरी हिस्टोरियन है जिनकी बुक ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, हालांकि मेरी क्लासेस लेने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेटेड है सारे के सारे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे उपिंदर सिंह। अब इस स्ट्रक्चर को देखते हुए उपिंदर सिंह का क्या कहना है नगरीय संरचना को। उपिंदर सिंह ने यह कहा है कि ये सब देख के कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है या वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, नालियों की व्यवस्था, स्टैंडर्डाइज्ड ईंट है, दुर्ग क्षेत्र सिटाडेल्स है, लोअर टाउन है, सार्वजनिक स्नानागार है, इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, तकनीकी रूप से एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, यानी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बताया। उपिंदर सिंह ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बताया, इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, तकनीकी रूप से उन्नत थी। लेकिन साथ ही साथ ये कहती है उपिंदर सिंह कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कोई रॉयल पैलेसेज, शाही महल, या रॉयल बरियर्स, शाही जो कब्रें जो हैं वो रॉयल बरियल, शाही कब्रें नहीं मिली हैं। तो इसको देख के ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकली या राजनीतिक रूप से कैसी रही है। तो चूंकि मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस हमें नहीं मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता इस हिसाब से हम कहें तो ये क्या है, पॉलिटिकली साइलेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता इस हिसाब से हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, पॉलिटिकली साइलेंट है, राजनीतिक रूप से मौन है। अब जो इतनी चीजें हमने डिस्कस की, अब देखो कैसे हम मतलब डिस्कशन से कोर एलिमेंट्स को फिल्टर करते हैं और उसे एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स पाते हैं। ये भी एक ट्रिक है। और अगर आप सीधे सीधे कोर एलिमेंट्स का नोट्स अगर आपको दे दिया जाए तो फिर आप ये उसको याद करके फिर इंफॉर्मेशंस को एग्जाम में प्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत होगी, समझना जरूरी है। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात कर रहे थे, अब मैं इन सारी चीजों को हटा देता हूं। अब देखो इसमें से मैं अब इसके डिस्कशन के बेसिस पे प्रकृति के लिए मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे उठा रहा हूं। वो पॉइंट्स क्या है, अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति की बात करूंगा तो क्या कहूंगा, देखो यहां पे क्या क्या चीजें आ गई है ना। अब ये नगरीय संरचना की बात कर रहे थे, तो नगरीय संरचना की जगह हम सीधे क्या लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो अर्बन नहीं है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स को आप देवनागरी में भी लिख सकते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से शहरीकृत है, और ऐसे बुलेट फॉर्मेट में आप लिखोगे। अगर 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है, प्रोटो अर्बन नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से शहरी है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो,
है ना, कि नगरीय संरचना के आधार पर एक केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहां पे हमने हिस्टोरियन का नाम नहीं लिखा, बट जो आपकी कॉपी को इवेलुएट कर रहा है वो इतिहास का अच्छा जानकार है, तो ये बात समझ जाएगा कि बच्चे के आंसर में ग्रेविटी है और इसने चीजों को ठीक ढंग से पढ़ा है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख दोगे कि यह क्या रही है, तो हाँ, यह संरचना एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तरफ संकेत करती है। फिर आप लिख सकते हैं कि लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक मौन इस विषय पर, पुरातात्विक साक्ष्य इस विषय पर पॉलिटिकली साइलेंट हैं, इस विषय पर राजनीतिक रूप से मौन है, अब देखो यहां पे जो आपने लगभग 15 या 20 वर्ड्स जो भी हैं, 15 वर्ड्स आपने लिखे हैं, ये पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डिबेट्स पे बेस्ड है कि नहीं। और ये सारे फैक्ट हमने हटा दिए, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न या जो भी चीजें थी उसके बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी, प्रोटो अर्बन नहीं बल्कि पूर्ण रूप से शहरीकृत संरचना एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था की तरफ संकेत करती है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इस विषय पर मौन है। अब जो आपने अपने नोट्स में लिखा, ये देखो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ये लिखने के बाद आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बात इरफान हबीब ने कही है या कौन सी बात उपिंदर सिंह ने कही है, ये क्रक्स है। लेकिन आंसर इतना ही नहीं है, अब हम दूसरे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और वहां से कुछ क्रक्स मटेरियल को निकालेंगे, यानी प्रकृति लिखते वक्त ये हमारा क्या हो गया, क्रक्स मटेरियल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे डायमेंशन पे। दूसरे डायमेंशन पे हमने किस चीज की बात की थी, इकोनॉमी की बात की थी, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात की थी, है ना। तो अर्थव्यवस्था, चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थव्यवस्था पे बात करें, तो देखो एक पॉइंट तो आपको अर्थव्यवस्था पे लिखना ही है, और वो क्या है, कभी नहीं भूलना है इस बात को लिखना कि कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था, क्योंकि इस एग्रीकल्चर सरप्लस को लेके भी डिबेट है। जैसे एग्रीकल्चर सरप्लस से अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट और शहरीकरण का विस्तार हुआ, हड़प्पा कालीन कस्बों और नगरों का विकास हुआ, या कृषि प्रवीणता ने, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों और नगरों के विकास में उत्तोलन का कार्य किया, कैटलिस्ट का काम किया। आप पीवाईक्यूज उठा के देखना। तो ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है कि कृषि अधिशेष यानी एग्रीकल्चर सरप्लस जो है, इसने सपोर्ट किया किसको, अर्बनाइजेशन को। ये एक हिस्टोरिकल डिबेट है। एक और डिबेट है कि जो एग्रीकल्चर सरप्लस है, कृषि अधिशेष है, इसने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक ढांचे को एक रूप या आकार प्रदान किया। एग्रीकल्चर सरप्लस ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक ढांचे या सोशल स्ट्रक्चर को एक रूप प्रदान किया। ये भी एक हिस्टोरिकल स्टडी है। और एक मजेदार बात है कि ये जो हिस्टोरिकल स्टडी, एग्रीकल्चर सरप्लस और अर्बनाइजेशन के बीच में रिलेशन, इरफान हबीब की स्टडी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी 2019 में पूछ चुकी है कि कृषि प्रवृत्ता ने हड़प्पा कालीन शहरों नगरों के विकास में उत्तोलन का कार्य किया। अच्छा, ये वाला एग्रीकल्चर सरप्लस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, ये आर.एस. शर्मा की स्टडी है, लेकिन अभी तक यूपीएससी ने इससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछा है। यानी इस बात की संभावना है कि इन फ्यूचर आपको यहां से एक क्वेश्चन मिले। तो देखो YouTube पे जो फ्री वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं उसमें सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासरूम प्रोग्राम है, जो प्रीमियम बैचेस हैं, वहां पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को पूछे जाने के बाद कौन से क्वेश्चन बनने की वहां संभावना होती है, इस पे भी मैं बात करता हूं अपने प्रीमियम बैचेस में, जिससे कि आप क्वेश्चन को गेस भी कर सकते हैं कि कौन से डिबेट सभी प्रचलित हैं और वहां से सवाल आ रहे। एक और सवाल एक बार पूछा गया, वो ये था कि कृषि ही एकमात्र उपजीविका का साधन नहीं थी, कृषि के अलावा भी और भी ऑक्यूपेशंस थे, है ना। तो देखो कृषि से अर्बनाइजेशन हुआ, लेकिन केवल कृषि एक मेन पिलर हो सकता है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी थे। ये लिमिटेशन हो गया इस विचार का, और यहां से भी यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे मैं क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो देखो ये जो आइडियाज हैं
जो मतलब हिस्ट्री की बुक्स में जो लेटेस्ट रिसर्चेस में आते हैं, सवाल वहीं से बनते हैं। वो जो मतलब एक घिसी पिटी परंपरा चली आ रही है 10-15 साल पुराने नोट्स को, है ना, लगातार नए टीचर्स भी कॉपी करते आते हैं, पुराने लोग उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करते हैं। तो ये मैं किसी ईर्ष्यावश नहीं कहता हूं, बट मैं जब ये देखता हूं तो तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि मेंस देने वाले बच्चे हम तक पहुंच ही नहीं पाते। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है ना। तो मतलब ऑनलाइन मैं नहीं चाहता था कि पढ़ाऊं, हालांकि सीख लिया मैंने, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो ठीक है, देखते हैं, है ना। आज मैं पढ़ाऊंगा तो इसका इम्पैक्ट शायद 2 या 3 साल बाद हो, क्योंकि आज आप इस क्लास को देखेंगे और फिर हो सकता है कि 2 साल बाद मेंस लिखें, रिजल्ट हो, फिर आप मेरा नाम लेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, बट चलिए ध्यान से समझते हैं, है ना। एक एक टॉपिक को, 2-2 टॉपिक को पढ़ते हुए ऑप्शन को फिनिश करिए। अगर आप 2026 नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छा तरीका है, ऐसे ही एक 2-2 टॉपिक करते चलेंगे, है ना। तो आपके मेंस आने तक आपके सारे के सारे ऑप्शन का सिलेबस तो यही कंप्लीट हो जाएगा। और प्रीलिम्स के बाद अगर आपका स्कोर सेफ है तो फिर वहाँ पे हमारा रोल है। और चूंकि समय का थोड़ा अभाव रहता है तो फिर मैं उन्हीं कैंडिडेट्स को मैंने डिसाइड किया है कि गाइड करूँगा जो मेंस लिखेंगे, केवल उनको। तो प्रीमियम बैचेस में केवल उन्हीं बच्चों को मैं एडमिशन भी दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये है, ये 2 विचार है। तो चलिए, एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि अधिशेष और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। मैंने कहा इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। तो यहाँ कृषि अधिशेष क्या था? एक नींव का काम कर रहा था, फाउंडेशन का काम कर रहा था। कृषि अधिशेष यानी कृषि अधिशेष ही नगरीकरण का आधार था, इंजन था। वीट और बार्ले, गेहूं और जौ की खेती प्रमुख रूप से होती। अभी देखो, ये फैक्ट सब हमको पता है, बट इसके बेसिस पे जो क्रक्स है वो हमें लिखना है। वीट और बार्ले की खेती होती थी, हाँ। हमें हल्का प्रमाण साक्ष्य मिला है कालीबंगन से, पता होगा आपको। इसके अलावा पशुपालन भी एक सहायक कृषि गतिविधि के रूप में था। लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन दूध, दही, मांस, इन सब चीजों के लिए करते थे। और बाढ़ आधारित कृषि, इनंडेशन या फ्लड बेस्ड एग्रीकल्चर था। ये हमारी एक समाज मतलब कृषि के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें बहुत ज्यादा प्रसार यहां नहीं करना है, हमें सिर्फ यही लिखना है प्रकृति में। यहां देखो, फिर क्रक्स मटेरियल क्या हो जाएगा? क्रक्स मटेरियल ये हो जाएगा कि कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था। कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये क्रक्स हो गया प्रकृति बताते हुए। फिर आप क्या कहोगे? अब यहाँ पे 2 हिस्टोरिकल डिबेट्स मैंने बताया, आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। कुछ टॉपिक तो हमारे पीवाईक्यू से तैयार होते हैं। फिर आप ये लिख दोगे यहाँ पे कि कृषि अधिशेष ने नगरीकरण और सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसको व्यापक रूप से प्रभावित किया। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 हिस्टोरिकल डिबेट्स है, एक इरफान हबीब के, एक आर.एस. शर्मा के। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये बात लिख रहे हो कृषि अधिशेष ने नगरीकरण को प्रभावित किया, तो आपने इरफान हबीब वाला डिबेट इनकॉर्पोरेट कर दिया। कृषि अधिशेष ने सामाजिक स्तरीकरण को व्यापारिक रूप से वृहद रूप से प्रभावित किया, तो आपने आर.एस. शर्मा का डिबेट इंक्लूड कर दिया। तो ये क्या हो गया? क्रक्स। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? जैसे आप ये भी लिख सकते हैं कि पशुपालन और शिल्प, पशुपालन, हाँ, एक ऐसे लिखो, ज्यादा बेटर होगा। और ये भी जो बात, ये लाइन बता रहा हूं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो एग्जाम में यूं ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप लिख सकते हो कि कृषि है ना, मुख्य स्तंभ है, लेकिन शहरीकरण के विकास में, सभ्यता के विकास के कुछ सहायक कारक भी हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हैं। अब यहाँ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में आप चाहो तो अपने आंसर में ही ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके 2-4 पॉइंट्स लिख के एक्सेट्रा लिख सकते हो। सहायक कारक क्या हो सकते हैं? तो सहायक कारक क्या हो सकता है? पशुपालन हो सकता है। सहायक कारक क्या हो सकता है? शिल्प संबंधी गतिविधियां हो सकती है। सहायक कारक क्या हो सकता है? व्यापार वाणिज्य हो सकता है।
सहायक कारक क्या हो सकता है? संचार के साधन हो सकता है, एक्सेट्रा। आपने लिख दिया। अब देखो बुलेट फॉर्म में आप अपने आंसर्स को लिख रहे हो और प्रकृति को लिखते जा रहे हो जो डिबेट बेस्ड है ना। संगठित उत्पादन है, तो आप चाहो तो यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, संगठित उत्पादन प्रकृति में। और सिंधु घाटी सभ्यता में व्यावसायिक दक्षता है, व्यावसायिक दक्षता है, प्रोफेशनल स्किल्स का एक्सीलेंस है। हाँ, लोथल और चन्हुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, धौलावीरा से जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वायर, कृत्रिम जल संग्रहण प्रणाली मिली है, ये अपने आप में विशेष है। तो व्यावसायिक दक्षता है, लोगों ने पोर्ट्स भी बना रखा है। और आप ये भी कह सकते हो कि श्रम का विभाजन है, श्रम का विभाजन है। हालांकि अगर आप ये बात नहीं भी लिखोगे श्रम का विभाजन है ना, तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने सामाजिक स्तरीकरण की बात कर दी है, लेकिन आप लिख सकते हैं। और क्या है, आंतरिक बाह्य व्यापार की बात आपने कर दी। आंतरिक और बाह्य व्यापार को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये बात आप समझ गए, तो ये सारे के सारे हम लिख सकते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापार उन्मुखी और संस्थागत नियंत्रण के अधीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है, ये क्या थी? व्यापार उन्मुखी थी, व्यापार उन्मुखी थी। मैं थोड़ा पॉइंट्स यहां पे ज्यादा बताऊंगा ताकि आप कुछ भूल जाओ तो भी कुछ आपको याद रहे। व्यापार उन्मुखी थी और कैसी थी? ट्रेड ओरिएंटेड थी। इसके अलावा क्या थी? ट्रेड ओरिएंट के साथ संस्थागत नियंत्रण के अधीन थी। ये भी बात आप प्रकृति में लिख सकते हो कि संस्थागत नियंत्रण के अधीन थी, संस्थागत नियंत्रण के अधीन थी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता मुक्त अर्थव्यवस्था या फ्री इकोनॉमी के लक्षणों को प्रदर्शित करती है? द आंसर इज नो। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या करती है? मुक्त अर्थव्यवस्था के लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती है। यह मुक्त अर्थव्यवस्था के लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती है। क्या है क्या नहीं है? नहीं है ये बताना भी प्रकृति का ही हिस्सा है, वो प्रदर्शित नहीं करती है। जैसे अपने दोस्त की प्रकृति बताते हुए आप क्या कहते हो? स्मोकिंग नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? निगेटिव। बट आप कहते हो बहुत पढ़ाई करता है, वैसे नहीं वाला फैक्टर भी लेके आना है। अब इतने पॉइंट्स आपको व्यापार में मिल गए। और भी चाहो तो बढ़ा सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या दिखलाती है? तो एक त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय संगठित व्यवस्था, संगठित ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो त्रिस्तरीय संगठित ढांचा है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? 3 चीजें हैं। तो आप लिख सकते हो कि एक क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर बेस। दूसरा क्या है? शहरी शिल्प और उत्पादन। और तीसरा क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दूरवर्ती व्यापार। तो एक आप लिख सकते हो कृषिगत आधार, कृषिगत आधार। दूसरा आप लिख सकते हो शिल्प एवं व्यवसाय। तीसरा लिख सकते हो दूरवर्ती व्यापार, क्योंकि यहां पे क्या था? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। चाहो तो आप यहां एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, मेसोपोटामिया के साथ व्यापार। अब इतने सारे पॉइंट्स आपको हो गए। अर्थव्यवस्था के आधार पे आप एक्सप्लोर करें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को। तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेना आप नोट्स में। और जब हम एग्जाम में लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती हैं या फिर हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये टारगेट होना चाहिए कि अगर आप 150 वर्ड के मतलब आंसर को लिखने की कोशिश कर रहे हो, देन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका नोट्स कम से कम 250 वर्ड्स का हो, ताकि अगर 50-100 वर्ड्स मिस भी कर जाओ तो आप उसको लिख पाओ। अगर आप 250 वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो नोट्स 400 वर्ड्स में बनाओ, तो आप 250 में लिख पाओगे, है ना। क्योंकि एग्जैक्टली 150, हम तो ऐसा कंप्यूटर मशीन नहीं ना, या फिर चैट जीपीटी, उसको कमांड किया उसने लिख दिया 150 250 में। और लैपटॉप या टैबलेट पे लिखने की जगह आप पेपर पे लिखने की हैबिट बनाएं। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि क्लास में भी जब वो बैठते हैं तो वो उनके पास टैब होता है, स्मार्ट गैजेट्स हैं, उसी पे लिख रहे हैं। नहीं, आपको एग्जाम में कहाँ लिखना है? पेपर पे लिखना है। तो बेटर कि आप अभ्यास जो है वो सादे कागज़ पे लिखने का डालें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए एक और, तो आपने समझा ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्रक्स हो गया। इसमें से कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो मैंने क्रक्स बताया
ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, क्रक्स। अच्छा, प्रकृति को लिखते वक्त कुछ लोग ऐसे भी लिख जाते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, बहुप्रजातीय सभ्यता, तो ऐसे 5-6 पॉइंट्स वो भी लिख देते हैं। लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया, ये प्रकृति को लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि पहले जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ों को, इंफॉर्मेशंस को हम रिकलेक्ट करके लिख रहे हैं। तीसरा, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके आधार पर हम प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, ये हम देखते हैं। अब देखो, पूरे के पूरे मैंने वीडियो बना रखे इस टॉपिक पे, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, बना दिया है वीडियो, तो पूरा मैंने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट रिकैप हम कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य या राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तो देखो, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे हैं जो राज्य जैसी व्यवस्था की तरफ संकेत या इशारा करते हैं, जबकि कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले ही नहीं हैं, उनकी एब्सेंस हमें ये इशारा करती है कि शायद राज्य जैसा कोई व्यवस्था नहीं था या कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। जैसे राज्य, कोई संगठित राज्य था, सिंधु घाटी सभ्यता में एक संगठित राज्य प्रणाली थी, संगठित राज्य प्रणाली थी। इस बात की तरफ इशारा कौन करता है, पुरातात्विक साक्ष्य। इस पे जो मैंने वीडियो बनाया है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था, आप जाके देखिएगा। और आप मेरी क्लास को देख के आप बताइए क्या हिस्ट्री में फैक्ट्स आ रहे हैं, क्या नहीं पाएंगे। अगर आप मेंस को पढ़ना, मेंस को लिखना सही ढंग से जानते हैं, हिस्ट्री को स्पेशली, तो फिर वो उस भ्रमजाल से आप बाहर निकल पाएंगे। लेकिन मतलब ये जो न्यू वॉइसेस हैं, जिसमें मतलब अच्छा खासा समय हमने काम किया नोट्स को अपडेट करने में, पढ़ने में, ये उन बच्चों तक पहुंचे जो मेंस लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो इसके बाद संकेत, पुरातात्विक साक्ष्य जिनकी अनुपस्थिति, जैसे संगठित राज्य व्यवस्था की अनुपस्थिति, संगठित राज्य व्यवस्था की अनुपस्थिति, एक हो गया उपस्थिति और दूसरी क्या हो गई, अनुपस्थिति। तो अब देखो, बहुत इजी है, संगठित राज्य प्रणाली थी, ये बात हम कैसे कह सकते हैं। अभी हमें नोट डाउन नहीं कर रहा हूं, बता दे रहा हूं कि बाट माप की प्रणाली थी जिसमें एक रूपता है, संगठित राज्य व्यवस्था के बिना कैसे संभव है। मानकीकृत ईंटों की व्यवस्था संगठित राज्य व्यवस्था के बिना कैसे संभव है। नगर नियोजन संगठित राज्य व्यवस्था के बिना कैसे संभव है। दुर्गीकृत किले संगठित राज्य व्यवस्था के बिना कैसे संभव है। महान अन्नागार, स्नानागार, सभागार जैसी व्यवस्थाएं संगठित राज्य व्यवस्था की तरफ बिना कैसे संभव। दूरवर्ती व्यापार, फॉरेन ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड संगठित राज्य व्यवस्था के बिना कैसे संभव है। यानी कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न बेस्ड रोड्स, ये मैंने बताया है ना। वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम या स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक्स, डिवीजन ऑफ सिटीज इनटू सिटाडेल एरिया एंड लोअर टाउन, एंड दिस सिटाडेल एरिया वाज फोर्टिफाइड या दुर्गीकृत भी था। इतनी व्यापक व्यवस्था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, दूरवर्ती व्यापार, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया इंग्लिश में क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा। इन सब के होने से हम ये अनुमान लगाते हैं कि शायद कोई संगठित राज्य प्रणाली या केंद्रीकृत सत्ता रही होगी। वहीं दूसरी तरफ भूपिंदर सिंह का जो स्टडी है वो क्या कहती हैं कि भाई कोई बड़ा राजमहल जैसा कोई स्ट्रक्चर मिला क्या, नहीं। कोई रॉयल बरियल्स, शाही कब्रें मिली क्या, रॉयल बरियल्स या शाही कब्रें मिली क्या, आंसर क्या है, नहीं, रॉयल बरियल्स भी नहीं मिली। और क्या नहीं मिला, क्या कोई ऐसा, जैसे अशोक के टाइम में अभिलेख मिलता है, तो क्या ऐसे कोई अभिलेख मिले हैं जिसपे राजा की वंशावली या राजा की उपलब्धियां वर्णित की गई हैं, तो ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले। यानी कि अभिलेखों की अनुपस्थिति, अभिलेखों की अनुपस्थिति। कैसे अभिलेखों की अनुपस्थिति, जिसमें राजा की वंशावली हो, राजा की उपलब्धियां हो, आमतौर पे जो, या फिर राज्यादेश हो, है ना, राज्यादेश हो, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनुपस्थित है, नहीं मिली हैं। क्या कोई युद्ध स्मारक जैसी चीज मिली है क्या, नहीं, कोई युद्ध स्मारक जैसी चीज नहीं मिली है। यानी कि अगर हम इन एविडेंसेस को देखें तो पॉलिटिकली क्या है, साइलेंट है, राजनीतिक रूप से क्या है, मौन है। यानी कि ये नहीं होना क्या दिखलाता है कि शायद, है ना,
नहीं रहा होगा कोई संगठित राज्य प्रणाली, तो व्यवस्था कैसी रही होगी? तो उपिंदर सिंह ने यह बताया कि शायद मोनार्कियल सिस्टम जैसा कुछ नहीं रहा होगा। देखो शायद बार बार मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं। इनका यह कहना था कि एक हेट्रियार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है। हेट्रियार्कियल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कई सारे लोगों की भागीदारी हो, इसमें व्यापार प्रमुख भी हों, इसमें अलग अलग शिल्पों को मतलब शिल्पों के कारीगरों के समूह को नेतृत्व करने वाले लोग भी हों, या हो सकता है कुछ पुरोहित भी हों, उनकी भी सांकेतिक उपस्थिति हो, और ये सब मिलकर नागरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हों। इसी बात को तो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सिंगल मोनार्क था, एकलौता वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित राजसत्ता थी, ये बात हम निश्चितता के साथ नहीं कह सकते। पॉलिटिकल अथॉरिटी तो थी, राजनीतिक सत्ता तो थी, लेकिन ये कैसी थी? ये थी कॉलेजियल इन नेचर, जिसको मैंने कहा था कि हम मिलजुल के लोग निर्णय लेते होंगे, या सह निर्णयात्मक होगा। शायद 600-300 बीसी के काल में जो राजनीतिक व्यवस्था है रिपब्लिक्स की, हो सकता है उससे मिलती जुलती कोई व्यवस्था रही हो। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इस अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड अब जो क्रक्स होगा वही तो आप एग्जाम में लिखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति में राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आप उसकी प्रकृति को कैसे लिखेंगे। तो देखो क्रक्स क्या होगा। अब इनको मैं डिलीट कर देता हूं, ये सब हम हटा देते हैं, है ना। और इस समझ के आधार पर हम प्रकृति में क्या लिखेंगे? हम प्रकृति में ये लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखो पॉइंट वाइज आपको लिखना है ना, कि आईवीसी निश्चित रूप से एक स्टेट सोसाइटी या राज्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है। स्टेट सोसाइटी या राज्य समाज का प्रतिनिधित्व करती है। अगर ऐसा लगे कि टाइम कम हो रहा है, हमारे पास समय नहीं है, वर्ड लिमिट है, तो ऐसे सांकेतिक रूप में भी आंसर्स को हम लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, ट्रस्ट में। इसके बाद क्या ये था वंशानुगत था? तो आप कहोगे ये गैर वंशानुगत था, गैर वंशानुगत था। एकल राजतंत्र यहां पे था, सिंगल मोनार्कियल सिस्टम, तो आप कहोगे कि नहीं, सिंगल मोनार्कियल सिस्टम नहीं था, ये नॉन हेरिडिटरी था, गैर वंशानुगत था। क्या ये धर्मतांत्रिक राज्य था? नहीं, ये गैर धर्मतांत्रिक या नॉन थियोक्रेटिक स्टेट था, गैर धर्मतांत्रिक राज्य था। और इससे हमारी समझ क्या बनती है? इससे हमारी समझ बनती है कि एक केंद्रीकृत सत्ता की, केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता की उपस्थिति तो अवश्य थी, एक केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, लेकिन यह प्रकृति में सह निर्णयात्मक या कॉलेजियल था। लेकिन यह प्रकृति में क्या था? यह प्रकृति में क्या था? सह निर्णयात्मक या कॉलेजियल था। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। यह भी हिस्टोरिकल डिबेट से जुड़ा हुआ मामला है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि कॉलेजियल का मतलब क्या है। और आप थोड़ा इजी करना चाहते हो तो लिख सकते हो संभवतः 600-300 बीसी, संभवतः 600-300 बीसी के दौर में विद्यमान रिपब्लिक्स या गणतंत्रों से मिलती जुलती व्यवस्था रही हो, उससे मिलती जुलती व्यवस्था रही हो। अब इसमें से एक भी पॉइंट आप स्किप नहीं करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? क्रक्स। और कहीं ना कहीं अपने आंसर में इन चीजों को आप इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। तो एक होता है डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है कि उस डिस्क्रिप्शन या विवरण से प्राप्त जो क्रक्स है, एसेंशियल मतलब उसका कह सकते हो कि जो वो मतलब मूल आत्मा जो है उसकी, वो जरूरी है, एसेंस जरूरी है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था हो गया। इसी तरह से अब धार्मिक और जो वैचारिक स्वरूप है उस पर भी हम बात कर लें, रिलीजियस आइडियोलॉजी। चौथा ये वाला पॉइंट हम एक्सप्लोर कर लेंगे कि धार्मिक और वैचारिक स्वरूप कैसा था।
धार्मिक और वैचारिक स्वरूप कैसा था। तो आप ऐसे टाइटल देके, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, नगरीय संरचना, धार्मिक और वैचारिक स्वरूप, और जो क्रक्स मैंने बताया वो लिखिए। तो देखो, पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य तो मौन है, तो पुरातात्विक साक्ष्य क्या बताते हैं? मातृदेवी की मृण मूर्तियां हैं, पशुपति सील है, प्रोटो शिवा है, वो प्रीस्ट किंग वाला स्टोन स्टैचू है, पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, या एनिमल वर्शिप, पशु पूजा होती हो इस बात के प्रमाण है, वृक्ष पूजा और बड़े मंदिरों की अनुपस्थिति, ये सब क्या हो गया? साक्ष्य हो गया। अच्छा, इस साक्ष्य के आधार पर हमारा जो क्रक्स है या वैचारिक पक्ष है वो क्या कहता है? जो भी मैंने साक्ष्य बताया, चूंकि ये पहले से एक वीडियो में बता चुका हूं धर्म पे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, साक्ष्य तो आप समझ गया। क्रक्स क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धर्म था ये रूढ़िवादी था, या इसमें रूढ़िवादिता का स्तर कम था? धार्मिक रूढ़िवादिता, तो धार्मिक रूढ़िवादिता का स्तर कम था, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। धार्मिक रूढ़िवादिता थी, धार्मिक रूढ़िवादिता का स्तर अत्यंत ही निम्न था, अत्यंत ही निम्न था। एक बात तो हम बता देंगे। फिर धर्म जो था वो किस रूप में था? तो अगर रूढ़िवादिता तो सांकेतिक रूप में था, धर्म का एक सांकेतिक रूप से महत्व था, एमुलेट्स वगैरह भी हमने देखा। अच्छा, जो फर्टिलिटी कल्ट है या उर्वरता जो कह सकते हो कि मान्यता है, फर्टिलिटी कल्ट है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विचारधारा का। जो पुरोहित वर्ग है, पुरोहित वर्ग, क्या पुरोहित वर्ग अत्यंत ही संगठित था? नहीं। अगर पुरोहित वर्ग संगठित रहा होगा या बहुत ही मजबूत रहा होता तो बड़े मंदिर भी रहे होते, है ना। तो आप कहोगे कि पुरोहित वर्ग की उपस्थिति है, पुरोहित वर्ग की उपस्थिति है, लेकिन यह उपस्थिति है, लेकिन यह अत्यंत ही सशक्त और संगठित नहीं है, अत्यंत ही सशक्त और संगठित नहीं है। ये होता है मेंस का आंसर, ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स को। पुरोहित वर्ग की उपस्थिति है लेकिन यह अत्यंत ही सशक्त और संगठित नहीं है, यानी धर्म एक सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में काम करता था, न कि मंदिर आधारित संगठित धर्म के रूप में। तो फिर हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में, आईवीसी में जो धर्म है वो एक सांकेतिक विचारधारा के रूप में काम करता था। पहले यहां हमने लिखा भी है, सांकेतिक विचारधारा के रूप में कार्य करता था, न कि एक मंदिर आधारित संगठित धर्म के रूप में, न कि एक मंदिर आधारित संगठित धर्म के रूप में। अब देखो, ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वर्ड लिमिट कम है, केवल इतना लिख दो प्रकृति में। अगर आपके पास स्कोप है, ये पॉइंट्स पे इंक्लूड करो। ये क्या हो गया? क्रक्स। तो जो हमारा आंसर लिखने का पैटर्न है कि धर्म दिखते ही हमने लिखना शुरू कर दिया कि मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली है, ये ऐसे नहीं लिखना। अगर आप चाहते हो कि कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को इंक्लूड करना चाहते हो आंसर में, तो आप एग्जाम्पल में लिखो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए, गैर रूढ़िवादी पर। अब देखो, इसी तरह से और हम चाहे प्रकृति में और कुछ बातें लिख सकते हैं। जैसे एक और हिस्टोरिकल डिबेट मैंने बताया था आपको, राजनीतिक संरचना वाला यूट्यूब वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने एक मिलिट्री नेचर कैसा था इस पे भी बात की थी। तो सैन्य प्रकृति पे भी हम बात कर सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सैन्य प्रकृति। इस पे मैंने पुरानी वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, एक एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को डिस्कस करते हुए किया कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हथियार मिले हैं, पहली चीज मिले हैं हथियार, हाँ हथियार मिले हैं, ये मैं बता चुका हूं पुराने वीडियोस में। कैसे हथियार मिले हैं सब बता चुका हूं, पुरानी वीडियो देखना। राजनीतिक व्यवस्था वाला, हथियार कैसे हैं? सीमित हैं। हथियार कैसे हैं? रक्षात्मक है। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, एक बार रिकैप कर रहा हूं। और बहुत बड़े पैमाने पे युद्ध या विनाश के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बड़े पैमाने पर युद्ध या विनाश के साक्ष्य नहीं मिले हैं। युद्ध या विनाश के साक्ष्य का अभाव है, विनाश का साक्ष्य का अभाव है।
युद्ध स्मारक मिला है कि नहीं, तो युद्ध स्मारकों की अनुपस्थिति है, युद्ध स्मारक भी हमें नहीं मिले हैं। ये भी एक पॉइंट हम बता सकते हैं, युद्ध स्मारकों की अनुपस्थिति है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अच्छा देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का मतलब ये, इसमें कई सारे शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सूतकेगुड़ और तमाम शहर हैं। तो बताओ, अगर इतने सारे शहर एक ही सभ्यता का हिस्सा है, यानी अगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, तो कहीं ना कहीं से तो रेगुलेशन होता होगा, नियंत्रण होता होगा, और इसका प्रसार भी हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे शहर, सब में एक जैसी व्यवस्था, तो ये प्रसार या एक्सपेंशन कैसे हुआ होगा? कुछ लोग कहेंगे वॉर्स से हुआ होगा, मिलिट्री वॉर्स से हुआ होगा, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर हम कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक वृहद सभ्यता है, और इस सभ्यता का प्रसार संभवतः व्यापार वाणिज्य से हुआ, न कि युद्ध से। संभवतः व्यापार वाणिज्य से हुआ, न कि युद्ध से। यानी कि अब एक सवाल ये उठता है कि सैन्य प्रकृति, क्या ये पूर्ण रूप से अहिंसक लोग थे? पूर्ण रूप से अहिंसक लोग थे, है ना? तो पूर्ण रूप से अहिंसक कहना तर्क संगत नहीं। पूर्ण रूप से अहिंसक कहना तर्क संगत नहीं। यानी कि सैन्यकरण था, लेकिन ये कैसा था? निम्न स्तर का था। तो निम्न स्तर का सैन्यकरण यहां पर था। अब ये जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जितनी चीजें मैंने लिखी, वृहद सभ्यता, सब ये सारे बातें मैंने लिखी, ये तो पुरातात्विक साक्ष्यों की बात हमने की कि कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमने बात की कि हथियार सीमित हैं, रक्षात्मक हैं, बड़े पैमाने पर युद्ध या विनाश के साक्ष्य नहीं मिले हैं, युद्ध स्मारकों की अनुपस्थिति है ना? हम कह सकते हैं कि सभ्यता पूरी तरह से तो अहिंसक नहीं थी, लेकिन निम्न स्तर पर यहाँ पे सैन्यकरण था। यह एक वृहद सभ्यता है, तो इसका प्रसार संभवतः व्यापार वाणिज्य की वजह से हुआ होगा, न कि युद्ध की वजह से। तो जब हमने ऐसी बात की तो हमने किस चीज की बात करी? सैन्य प्रकृति की बात की। और इसमें सारे के सारे हिस्टोरिकल डिबेट्स आ गए। अब हर जगह लिखना नहीं है किस इतिहासकार ने क्या कहा, और यहीं पे रोल होता है टीचर का। ये काम किसका है? टीचर का, कि उन सारे हिस्टोरिकल डिबेट्स को और PYQs को एनालाइज करके इंक्लूड करे अपने कंटेंट में। इसके अलावा बिना PYQs डिस्कशन के कोई भी वैकल्पिक विषय ऑप्शनल का प्रोग्राम इनकम्प्लीट है। मुझे तो लगता है कि जब हम ऑप्शनल फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो उसका एक एसेंशियल फीचर होना चाहिए PYQ डिस्कशन, और उसमें मिनिमम 10 इयर्स के क्वेश्चंस को टीचर डिस्कस करे। सिर्फ शीट डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आंसर तो चैट GPT भी लिख देता है, आप भी लिख सकते हो, उसको कमांड दो, वो सारे आंसर लिख के प्रेजेंट करेगा। और वो जो भी डिस्कशन होना चाहिए आंसर का, वो टीचर बोर्ड पे लिख के डिस्कस कराए। दैट शुड बी द राइट फॉर्मेट। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखने के दौरान आप देखोगे कई सारे स्ट्रक्चर और स्केचेस क्रिएट होते हैं। तो जब आप नोट्स बना रहे हो तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो जाती है। अगर हमने PPTs यूज किया तो वो हमारे लिए तो बहुत आसान है। देखो, टीचिंग में एफर्ट सीधे 50% कम हो जाता है, डिस्प्ले हो रहा है, आपको चीज़ों को याद रखने की का चैलेंज नहीं है, कहाँ पे क्या इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे जोड़ना है, वो क्रिएटिविटी का स्कोप ही नहीं बचता फिर। तो ठीक है, मतलब वो क्रैश कोर्सेज के लिए है कि पूरा ऑप्शनल बच्चों को अगर 10 डेज में एक रिकैप कराना है तो फॉर दैट पर्पस इट इज़ गुड। PPTs आर गुड फॉर प्रीलिम्स एग्जाम ऑल्सो। PPT में जैसे मैं ही अगर AMC बताऊँ या मॉडर्न इंडिया बताऊँ तो 10 क्लासेस में अगर फिनिश करना है तो PPTs बना के कम समय में, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी भी पहले से एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो दैट इज़ गुड। तो थोड़ा लेक्चर इसीलिए लंबा हो जाता है। जैसे जो चीज़ मैं 20 मिनट्स में बता सकता हूँ उसको बताने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो इससे घबराना नहीं है ड्यूरेशन देख के कि भाई 1 घंटे की लेक्चर एक टॉपिक, वो मजबूरी है। मैं PPT पे बताऊँ तो 15 मिनट्स में 10 मिनट्स में फिनिश कर सकता हूँ, बट वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। 2 क्लासेस देखिए, एक जहाँ पे बोर्ड वर्क से बहुत पेशेंस के साथ टाइम लेके टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा PPT वाले लेक्चर्स को आप पाएंगे कि PPT से जो आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म तक आप रिटेन नहीं कर पाएंगे।
तो आपके लिए रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल्स और सिलेबस इतना लेंदी है कि अगर हम एक चीज़ को पढ़ के भूल जाएं फिर सोचे बार बार रिवाइज करें, कितनी सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, समझना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नोट्स मेकिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब हमने समझ लिया, एक अच्छी नोट्स मेकिंग कर ली, देन उसके बाद थर्ड जो फेज़ है उसमें हमारा खुद का एफर्ट होता है, आपका एफर्ट होता है कि आप अपने नोट्स का सिनॉप्सिस अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, कि वो टॉपिक जो आप भूल रहे हैं, वो टॉपिक जो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें मुझे लंबे समय तक याद नहीं रह रही हैं, या इसको शॉर्ट फॉर्मेट में मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो वो एक नोट्स आपको बनाना होता है और वो है सिनॉप्सिस, और वो हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग बनाएगा। तो सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इसके लिए आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊं। सिनॉप्सिस कैसे बनाएं इतना आपको समझना होगा, वो मैच्योरिटी आपको लानी होगी। हर चीज़ के लिए स्पून फीडिंग ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में हमने और एक दो डायमेंशंस में बता दूं तो आपको बोलते भटकते भी 150 वर्ड तो याद ही रहेगा। जैसे अब प्रकृति में देखो, एक तो ग्रामीण है और शहरी अंतर संबंध। ग्रामीण शहरी अंतर संबंधों से विशिष्ट सभ्यता, इतना लिख के छोड़ सकते हो, ग्रामीण शहरी अंतर संबंधों से विशिष्ट सभ्यता। लेकिन अब आपको ये रूरल अर्बन इंटरेक्शंस क्या है, इसका मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। हम एग्जाम में ठीक है इतना ही लिखेंगे, लेकिन हम रट्टा क्यों मारे, ग्रामीण शहरी अंतर संबंध अगर हम समझ लेंगे तो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। देखो इतनी सी बात है, ग्रामीण शहरी अंतर संबंध का मतलब है कि इसके दो डायमेंशंस हैं। कौन कौन से डायमेंशंस है? पहला, गांवों की शहरों पर निर्भरता है। गांवों की, अब ये एग्जाम में एक्सप्लेन मत करना आप, मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आपको ये वाला पॉइंट याद रह जाए कि ग्रामीण शहरी अंतर संबंध। गांवों की शहरों पर निर्भरता है और शहरों की गांवों पर निर्भरता। बहुत इजी है, यही तो है अंतर संबंध। और हाँ, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे आईएएस इनसाइट्स बाय सौरभ सर, इसके होम पेज पे, इस यूट्यूब चैनल पे कुछ लिंक्स होंगे, तो उनसे आप फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वहाँ आपको मॉडर्न इंडिया की, वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत ही शानदार क्लासेस मिलेंगी। और मॉडर्न इंडिया की क्लास बहुत आइकनिक है, बच्चों तक नहीं पहुँच पाई, ये मतलब क्या कहूँ मैं इसको, बट वो क्लासेस इतनी शानदार हैं कि आप प्रीलिम्स मेंस कोई भी क्वेश्चन उन क्लासेस से बाहर नहीं जाता है। वो मैंने पहले डाल रखा है, कभी भी आप अगले साल पेपर आएगा उन्हीं क्लासेस में ढूंढिएगा, आपको आंसर्स मिलेंगे। तो बहुत ही साइंटिफिकली डिज़ाइन की गई क्लासेस हैं, तो उनको देखिएगा मौका मिले तो आपके प्रीलिम्स में भी आप अच्छा कर पाएंगे। मॉडर्न इंडिया में एंशिएंट की भी लगभग मौर्य, मतलब 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स मैंने डिटेल में डाले हैं, वो आप अभी देख सकते हैं। तो चलिए, गांव की शहरों पर निर्भरता, अब इसमें क्या याद करना है, गांव की शहरों पर निर्भरता कैसे है। तो देखो, गांवों की शहरों पर निर्भरता कैसे है, तो जो गांव है ना, गांवों की शहरों पर निर्भरता है। तो गांवों को शहरों से क्या चाहिए बताओ? शिल्प से जुड़े हुए सामान चाहिए, वस्तुएं चाहिए, है ना, जो व्यापार के द्वारा गांवों की शहरों पर निर्भरता है और शहरों की गांवों पर निर्भरता है। तो शिल्प से बने हुए सामान चाहिए। जैसे अगर मैं खेती कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर शर्ट खरीदना है, कलम खरीदनी है, तो मुझे उन लोगों से खरीदना पड़ेगा ना जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो इतनी सी बात है। क्राफ्ट गुड्स या टूल्स या उपकरण चाहिए होंगे, टूल्स या उपकरण, जैसे अगर मुझे हल चाहिए खेती के लिए, या बुलक कार्ट चाहिए, बैल रथ चाहिए, बुलक कैरियट चाहिए, बैल रथ चाहिए, तो हमें वो स्पेशलाइज्ड स्किल हो गया, बढ़ई के पास जाना पड़ेगा। लोहे का बना हुआ कोई सामान, लोहा तो था ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में, सॉरी, कॉपर या तांबा या कांसा, इसकी बनी हुई चीज़ें चाहिए, टिन के, तो आभूषण चाहिए या मन के चाहिए, तो विशेषीकृत शिल्प हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए, एमुलेट चाहिए, तो वो शिल्प का काम करने वाले आदमी के पास जाइए और उसको आप अनाज दीजिए, शायद बार्टर सिस्टम से, और अपने ज़रूरत की चीज़ें ले आइए। साथ ही साथ जो व्यापार लिंक है, इनके लिए शहरों की ज़रूरत है। जैसे हम क्या करते हैं, गांव में वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, शहरों में ले जाके बेच देते हैं। शहरों की भी गांवों पर निर्भरता है, ठीक है। शहर में जो लोग शिल्प में लगे हुए हैं, जो बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, कारीगर है, मनका बनाने वाला है, कुम्हार है, तो उनको भोजन तो चाहिए ना, अनाज चाहिए ना, तो अनाज के लिए इनकी गांवों पर निर्भरता है। कच्चे माल के लिए इनकी गांवों पर निर्भरता है। या जो पशुधन से जुड़े हुए उत्पाद है,
इनके लिए गांवों पर निर्भरता है ना। तो देखो ये क्या दिखलाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक, हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासन है यह एक अर्बन कंट्रोल्ड एग्रेरियन सिविलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी शहर से नियंत्रित ग्रामीण सभ्यता, है ना। यानी कि शहर से सब कुछ क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। तो ये हम हटा देते हैं, ये बात आप समझ गए। तो आप लिख सकते हो कि ग्रामीण शहरी अंतर संबंधों से विशिष्ट थी। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आईवीसी जो है, अर्बन कंट्रोल्ड यानी शहरी नियंत्रण से संचालित ग्रामीण सभ्यता भी इसकी एक मूल प्रवृत्ति है। क्यों मैंने कहा, क्यों ये वर्ड यूज किया? शहरी सभ्यता ये तो थी, लेकिन शहरी सभ्यता अल्टीमेटली जो रेगुलेट होती थी वो किससे होती थी? कृषि अधिशेष से। और ये जो बात आपने लिखा ये हिस्टोरियन इरफान हबीब का स्टडी है, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। तो आप केवल ये लिखो, क्रक्स मटेरियल। यहाँ दो चीजें हो गई, कीवर्ड ग्रामीण शहरी अंतर संबंधों से विशिष्ट, और बुलेट फॉर्म में लिखो। अगर 150, 200, 250 वर्ड्स में क्वेश्चन लिखना है तो डोंट राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस, वो मैं आपको आंसर राइटिंग में बताऊंगा। और ये कोई थंब रूल नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा हो कि हमें कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना पड़े, वहाँ बुलेट फॉर्म में नहीं लिखना हो। कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट ऐसे होते हैं कि बुलेट फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसके एक्सीलेंट आंसर्स को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो डिपेंड्स कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है। तो ये बात समझ गए। तो पूरे विश्लेषण से जो हमने निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष क्या है? फिर से मैं चाहता हूं कि हिंदी माध्यम के छात्र शब्द पे, भाषा पे, अपने राइटिंग स्किल पे काम कर पाएं। और पहले मुझे लगता था कि शायद ये ऑफलाइन क्लास से ही संभव है, और ये एक बड़ा कारण था कि 8 से 10 साल तक मैं कैमरे के सामने ही आने से हिचकता था। पढ़ा तो रहा ही था मैं लंबे समय से, और मैंने जहाँ भी पढ़ाया, मतलब ये दुर्भाग्य है कि कोचिंग संस्थाओं ने कभी भी मेरे चेहरे को सामने लाने की कोशिश नहीं की, और मैं काम करता रहा, मुझे काम करने में ही मज़ा आ रहा था। बट कहीं ना कहीं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बच्चे अच्छे कंटेंट से वंचित रह पाते हैं। तो ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन में हम और ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, इस बात को तो मैं इनकार नहीं करता। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो वो तो खो जाए ये तो मैं अच्छा नहीं मानता। और मुझे लगता है कि जो एडटेक और तमाम तरह की कॉमर्शियल, अभी देख रहे होंगे आप कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, प्राइस वॉर्स हैं, धीरे धीरे ऑफलाइन सेंटर्स की स्थिति ख़राब हो रही है। बट मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली जो ऐसे ऑफलाइन सेंटर्स प्रिवेल करेंगे, उनका अस्तित्व रहेगा जो क्वालिटी कंटेंट, अच्छी टीचिंग पे हमेशा से फोकस करते रहें, या फिर ऐसे एडटेक जो इस बात को प्रायोरिटी देंगे कि भाई हम कंटेंट, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वो भी मार्केट में बने रहेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तमाम एआई है, कंटेंट हर जगह इजीली अवेलेबल है, सभी टीचर्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये अलग बात है कि नए चैनल्स नहीं आ पाते पब्लिक सर्च में, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो वही थियरी है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं, कल को आप भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, तो मैं तो बहुत इनकरेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ाता है। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब आप पढ़ा रहे हो तो हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि जो सामने बैठा है, जिस विश्वास के साथ वो आपके साथ 1 घंटे या 2 घंटे जुड़ा हुआ है, तो उस पर आपको खरा उतरना है। तो एक अच्छे टीचर को हमेशा पढ़ना चाहिए, और बच्चों के हित में वो अपना जो भी द बेस्ट कर सकता है उसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक टीचर की जर्नी को भी और आसान बना देता है, और बच्चों के लिए तो चीज़ें अच्छी करता ही करता है। तो ये थोड़ी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और है नए टीचर्स में तो ज़्यादा है, नए बच्चे जो पढ़ा रहे हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, पुराने लोगों में भी है, उनके पास अनुभव है, तमाम चीज़ें हैं, बट
एक लेवल ऐसा आता है इस फील्ड में, कॉमर्शियल एजुकेशन में, कि जिसका सिक्का चलता है फिर वो करोड़ों में होता है, बहुत पैसे हैं इस फील्ड में। तो फिर जब एक बार पैसे आने लगते हैं तो लोगों की काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। कुछ लोग उसमें भी जो मेहनत कर लेते हैं, और जैसे विराट कोहली को देखो, है ना, एवरग्रीन। तो देखो, जो समृद्धि आने के बाद, नाम आने के बाद, प्रसिद्धि आने के बाद भी जो अपना मूल काम है, अगर उसमें अपना इंटीग्रिटी के साथ अगर अपना एफर्ट, अपना प्रयास रखेगा, तो वो आदमी कहीं ना कहीं, मतलब उसकी एक अलग छवि बननी ही है। तो ये करना चाहिए मुझे लगता है। चलिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्रक्स क्या है कि पूर्ण रूप से शहरीकृत, फुल्ली अर्बन। पहली बात तो ये हो गई कि ये क्या है, पूर्ण रूप से शहरीकृत है, फुल्ली अर्बन है। दूसरी बात क्या है, आर्थिक रूप से जटिल, इकोनॉमिकली सोफिस्टिकेटेड, आर्थिक रूप से जटिल है। ये सारे कीवर्ड्स लिखो, कहीं ना कहीं आप एग्जाम में आप इनको यूज करोगे, है ना। और लिखिए राजनीतिक रूप से केंद्रीकृत, ये तो पहले बता चुका हूं, राजनीतिक रूप से केंद्रीकृत लेकिन प्रकृति में सह निर्णयात्मक, कॉलेजियल। ये मैं कई बार बता चुका क्लास में, और बार बार मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रकृति में सह निर्णयात्मक, सामाजिक रूप से संतुलित लेकिन संरचनात्मक रूप से सोपान क्रमिक। एक्चुअली ये सोसाइटी वाला जो पार्ट है, ये PYQ में मैं डिस्कस करूंगा आपको कि सामाजिक रूप से संतुलित, सामाजिक रूप से संतुलित लेकिन संरचना में सोपान क्रमिक, लेकिन संरचना में सोपान क्रमिक। ये है सामाजिक रूढ़िवादिता या धार्मिक रूढ़िवादिता का अभाव, सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता का अभाव। कम सैन्यवादी, कम सैन्यवादी, लेस मिलिटराइज्ड, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रसार तो था लेकिन व्यापार वाणिज्य की वजह से था। गैर प्रसारवादी, कम सैन्यवादी होगा तो ऑब्वियस है कि वो नॉन एक्सपेंशनिस्ट होगा, गैर प्रसारवादी। ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप याद रखना, कम सैन्यवादी, गैर प्रसारवादी, है ना। और यही कारण है कि अपनी समकालीन सभ्यताएं जैसे इजिप्ट की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सबसे क्या है, विशिष्ट है, यूनिक है। किन के मायनों में विशिष्ट है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सिंधु घाटी सभ्यता की इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सभ्यता से तुलना, तो उसको भी आप देखेंगे। तो आज की क्लास से जो मैं बार बार बताता हूं कि कौन से कंटेंट को आपको नोट्स में शामिल करना है, ये जरूर लिखिएगा, कोर कंटेंट है। फिर यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण शहरी अंतर संबंधों से विशिष्ट, शहरी नियंत्रण से संचालित ग्रामीण सभ्यता, है ना, भी इसकी एक मूल प्रवृत्ति। फिर आप क्या लिखेंगे, ये पूरा का पूरा कंटेंट लिखेंगे, सीमित रक्षात्मक, ये सारी चीजें, वृहद सभ्यता, ये भी कोर कंटेंट है, ये मत भूलिएगा लिखना। कहाँ गया ये, सांकेतिक विचारधारा के रूप में, है ना, धार्मिक विचारधारा। फिर ये धार्मिक रूढ़िवादिता मैंने बताया, राजनीतिक व्यवस्था में जो इसका क्रक्स है, ये आप जरूर लिखें। कहीं ना कहीं आप आंसर में यूज करेंगे, ट्रस्ट मी, एग्जाम में आप यूज करेंगे ही इन चीजों को। अर्थव्यवस्था में संगठित उत्पादन, व्यावसायिक दक्षता, ये सारी चीजें हैं, संस्थागत नियोजन, कृषि अधिशेष, ये सारी चीजें हैं। फिर नगरीय संरचना के बारे में बताते हुए ये बात जो मैंने बताई, ये बिल्कुल नहीं बोलना है, एकदम लिखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर ये जो मैंने डिबेट बताया था अर्बन और ये, तो अब आप समझ पाए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी। इसको पढ़ने का एक दूसरा मॉडल भी है इस टॉपिक को, कि मैं बताऊं कि प्रकृति मतलब कम सैन्यवादी या बहुप्रजातीय सभ्यता थी, या कांस्ययुगीन सभ्यता थी, नदी घाटी सभ्यता थी, बट ये आउटडेटेड अप्रोच हो गया। इसमें सारे हिस्टोरिकल, रिसेंट हिस्टोरिकल डिबेट्स को हम इंक्लूड नहीं कर पाते। तो वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसी डर्रे पे पढ़ा है, मैंने भी तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, है ना। तो अब आप इस बात को समझिए कि जो मैंने बताया ये बिल्कुल रिसेंट हिस्टोरिकल रिसर्चेस पर बेस्ड कंटेंट है। आप नोट्स बनाइए, पढ़िए और वीडियोस को देखते रहिए। मैं समय निकाल के पोस्ट करता रहूँगा, और मेरा टारगेट है कि 2026 मेंस तक आते आते सारे वीडियोस सब टॉपिक वाइज फॉर्मेट में होंगे इस चैनल पे। और इसके बाद प्रीलिम्स के बाद अगर आपके स्कोर अच्छे होते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, फिर मैं आपको तैयार करूँगा, धुरंधर बनाऊँगा मेंस के लिए। और हमारा वही वादा है कि हिस्ट्री ऑप्शनल है, इसको इसकी जो पुरानी ग्लोरी है वहाँ हमें लेके जाना है, नंबर 1 पे ले जाके फिर बिठाना है। तो ट्रस्ट मी, इतिहास वैकल्पिक विषय रख के आपको कोई पछतावा नहीं होगा, कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।